मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। साथियों, पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपको डाल दिए हैं। जो पहली बार अगर चैनल पर आया है कोई भी स्टूडेंट, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आपको कर लेना है। मित्रों मित्रों हो सकता है मेरे से थोड़ा सा वीडियो डालने में विलम्ब हो जाए, लेकिन साथियों आपका साथ मैं जरूर नहीं छोड़ूंगा, इसका विश्वास आपको रखना है। मेरे मित्रों, आपको यही साथ आगे तक कंटिन्यू अगर आपने रखा तो निश्चित रूप से इस तरह के नोट्स जो है मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे और आप करते रहिए साथियों। तो द्विवेदी युग की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इसका समय रहा है। और इस युग का जो नामकरण किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर किया गया है। ये बात आपको 100% याद रख लेनी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उधर से जो है जो भारतेंदु युग है, वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए थे उनके नामकरण पर किया गया है साथियों। ठीक है, तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने इस काल को जागरण सुधार काल कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि द्विवेदी युग को किसके द्वारा जागरण सुधार काल कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नामकरण दिया? तो जागरण सुधार काल इसको कहा गया है। ये बात आप इसमें से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मेरे मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा, हिंदी काव्य की नई धारा नाम से इसको पुकारा है। तो ये बात भी आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि द्विवेदी जो युग है उसका नामकरण किसके आधार पर किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या कहा? जागरण सुधार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा? हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। इसके बाद में आगे बात करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है द्विवेदी युग के काव्य को आदर्श, डॉक्टर गणपति चंद्र जो गुप्त हुए उन्होंने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा। आदर्शवादी परंपरा, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा द्विवेदी युग को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। ये आपको तीनों बातें याद अच्छे से होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इस युग में यानी कि द्विवेदी युग में गद्य पद्य दोनों की प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ये बात आप याद रखना, द्विवेदी युग में जो भी गद्य पद्य के जो काव्य रहे हैं उनमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित हुई थी जिनके द्वारा हिंदी के विकास को नई दिशा प्राप्त हुई थी। एक संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1893 में इसकी स्थापना हुई, और दूसरे सरस्वती पत्रिका जो मासिक पत्रिका थी जिसकी 1900 में ये पत्रिका निकली थी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे नागरिक प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचारणी सभा पर एक क्वेश्चन आता है साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। कहाँ पर हुई? काशी में। और तीन विद्वानों के द्वारा प्रयास करके किया गया था। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और है शिव कुमार सिंह। ठीक है, SRS, SRS। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों ने ही इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और पहले जो इसके संस्थापक थे वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास को भी माना जाता है, जहां तक मैं सही हूँ, शायद यही होंगे, आप भी ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, इस सभा द्वारा, किस सभा द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। इसका जो वास्तविक गठन हुआ है वो 16 जुलाई 1893 में हुआ। ये बात अच्छे से, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये थे राधा कृष्ण दास, ये ध्यान दे लीजिए भाई। ठीक है, तो 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हुई, वास्तविक गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण दास थे।
आगे बात करेंगे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के बारे में। अब सरस्वती पत्रिका जो है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सरस्वती पत्रिका क्या थी? इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था। ये बात आप अच्छे से याद रखना। सरस्वती पत्रिका का जो है साथियों, प्रकाशन का जो निश्चय है वो एक बंगाली सज्जन थे, चिंतामणि घोष। क्या नाम था उनका? चिंतामणि घोष, उनके द्वारा किया गया, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्व अधिकारी यानी कि वो मालिक थे। स्वत्व अधिकारी वो मालिक थे साथियों, चिंतामणि घोष। आगे बात करेंगे, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन साथियों 1900 में शुरू हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? सर्वप्रथम 1900 में शुरू हुआ था। किसका? सरस्वती पत्रिका का। आगे बात करते हैं, इसका 1 वर्ष तक संपादन कार्य संपादक मंडल के द्वारा किया गया। संपादक मंडल में कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। मित्रों ये याद रखना है आपको, क्योंकि पूछ लिया जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में से निम्न में से कौन नहीं थे। इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन थे संपादक मंडल में सरस्वती पत्रिका के? 1 वर्ष तक इस मंडल ने इसका संपादन किया था। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही इसका संपादन कार्य सौंप दिया गया। कब की बात है? 1901 ईस्वी में। कौन बने? बाबू श्याम सुंदर दास, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में दिया गया। अब बात करते हैं 1901 के बाद में 1903 से लेकर के 1920 तक की बात करेंगे। तो 1901 से लेकर के 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या रहे? संपादक रहे। अब आगे बात करते हैं 1920 से लेकर के 1947 तक कौन इसके संपादक रहे? पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे थे। तो मित्रों ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन रहे थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 1920 से लेकर के 1947 तक कौन रहे? पंडित देवीदत्त शुक्ल रहे हैं। और 1901 में कौन बने? बाबू श्याम सुंदर दास, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसके अकेले संपादक बन गए थे। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्व कोश कहा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्व कोश किस पत्रिका को कहा गया है? सरस्वती पत्रिका को कहा गया है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आगे है साथियों, यह एक मासिक पत्रिका थी। कौन सी? सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका रही है। प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से हुआ था और बाद में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जब इसके बने संपादक तो उन्होंने इसका प्रकाशन कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी विशेषता हैं साथियों, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इसी विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो कौन कौन से प्रश्न हैं? इतिवृत्तात्मकता साथियों, पहली विशेषता इतिवृत्तात्मकता, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आती ही आती है। निम्न में से द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो साथियों पूरी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। जो जो बातें मैं बताऊंगा, एक तो इतिवृत्तात्मकता आपको ध्यान रखनी है। इतिवृत्तात्मकता जो विशेषता है वो किसकी है? द्विवेदी युग के है। फिर आगे बात करते हैं अतीत का गौरव गान। अतीत का नहीं, पास्ट का गौरव गान यहाँ किया गया है। देश प्रेम की भावना है, नैतिकता और आदर्शवाद इसमें देखा जाता है। खड़ी बोली की प्रधानता, आपको पता ही है गद्य पद्य दोनों लिखे गए हैं खड़ी बोली में। फिर है विषय वैविध्य, ये काव्य रूपों की विविधता इसमें देखने को मिलती है। छंद वैविध्य देखने को मिलता है। भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया बिल्कुल 100% देखने को मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना भी यहाँ देखने को मिल जाती है। आगे है 10वें नंबर पर सामाजिकता की भावना, यानी कि सामाजिक समस्याओं का चित्रण इस काल में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। पुनरुत्थान की भावना देखने को मिली। आगे है नीति और आदर्श का निरूपण यहाँ देखने को मिलता है। नारी महिमा और महत्ता यहाँ पर बहुत तगड़ी देखने को मिली है साथियों। 14 नंबर पर हास्य व्यंग्य काव्य, ये प्रबंध और खंड और मुक्तक तीनों प्रकार का लेखन यहाँ देखने को मिला है। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, फिर है प्रकृति वर्णन और फिर है अनुदित रचनाएं।
साथियों ये पूरी की पूरी जो प्रवृत्तियां हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर जो है जितनी भी विशेषताएं द्विवेदी युग के संबंधित है, वो विशेषताएं एकदम मैंने एक साथ कंप्लीट आपको दे दी है साथियों। आप निश्चित रहिए, मेरे पास टाइम का अभाव होता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाता हूँ और बना नहीं पाता हूँ, इस वजह से वो डल नहीं पाते हैं साथियों। इसलिए नहीं तो बिल्कुल 100% आपका सिलेबस होगा, बस वैकेंसी को आ जाने दो। वैकेंसी आ गई, ये मान लेना बहुत तगड़े रूप में हम लोग बहुत फास्ट गति से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मुझे भी चिंता हो जाएगी फिर। देखिए, पहली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, दूसरी अतीत का गौरवगान, फिर है तीसरी देश प्रेम की भावना, चौथी है नैतिकता व आदर्शवाद, फिर है खड़ी बोली की प्रधानता, छठी है विषय वैविध्य, काव्य रूपों की विविधता, फिर है छंद वैविध्य। ये सारी विशेषताएं किसकी पढ़ रहे हैं? द्विवेदी युग की। आगे है भारत हिंदू युग की प्रतिक्रिया, फिर आगे है राष्ट्रीयता की भावना, फिर है सामाजिकता की भावना, पुनरुत्थान की भावना, 12 नंबर पर नीति और आदर्श का निरूपण, 13 नंबर पर नारी महिमा का महत्व। साथियों इतनी विशेषताएं आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी बाहर जाने वाला नहीं है यहाँ से। 14 नंबर पर हास्य व्यंग्य की काव्य, प्रबंध और खंड मुक्तक, तीनों प्रकार का काव्य यहाँ पर देखा गया है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा यहाँ पर लगी हुई थी, प्रकृति वर्णन देखने को मिला और अनुदित रचनाएं यहाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। द्विवेदी युग का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है साथियों, ये भी आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि, फिर है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और स्वच्छंदता धारा के कवि देखने को यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब बात करेंगे साथियों यहाँ पर हम लोग द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में कौन कौन से या द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से रहे हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि कौन कौन से रहे। इनको हम लोग अनुशासन धारा के कवि भी कहते हैं। तो द्विवेदी जो मंडल है या द्विवेदी युग है, उसमें कौन कौन से कवि रहे, लेकिन द्विवेदी मंडल को ज्यादा हम प्राथमिकता देंगे। तो सबसे पहले तो देखो महावीर स्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ जाता है। वो थे 1864 से 1938 तक। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, वो 1886 से 1964 तक रहे। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, 1865 से लेकर के 1947 तक रहे। सियाराम शरण, फिर पंडित श्रीधर पाठक 1859 से 1928 तक रहे। फिर है रामचरित उपाध्याय, ये 1872 से 1938 तक रहे। और लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959 तक रहे। तो साथियों इस तरह से ये द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं वो 7 हैं यहाँ पर, और ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं साथियों? ये द्विवेदी मंडल कवि एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ: महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, पंडित रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे। आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अब है द्विवेदी मंडल के बार के कवि, लेकिन ये स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं, आते द्विवेदी युग में ही है, लेकिन ये स्वच्छंद धारा के कवि थे, इन्होंने किसी को लाग लपेट नहीं रखा, बस धड़ाधड़ लिखते गए। आएंगे द्विवेदी युग में, ये बात ध्यान रखना भाई, लेकिन द्विवेदी मंडल के कवि वो थे, आएंगे ये भी द्विवेदी युग में। तो देखिए ये कौन कौन से थे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे लेकिन द्विवेदी युग में थे: पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, पंडित नाथुराम शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे। तो साथियों ये सारे के सारे जो 7 कवि हैं, ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे, लेकिन थे द्विवेदी युग के। क्यों थे? क्योंकि ये स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं, इन्होंने स्वतंत्र रूप में लिखा है। तो कौन कौन थे? पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन और पंडित नाथुराम शर्मा, पंडित रूप नारायण पांडे। तो मित्रों आज हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में सब कुछ पढ़ा, और अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके द्विवेदी मंडल के पहले कवि का, और वो होंगे जिनके नाम पर हमने द्विवेदी युग का नाम रखा, वो होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो अगले वीडियो में देखेंगे साथियों। तो साथियों आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए और आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है साथियों। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मित्रों कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम लोग जो है ये द्विवेदी युग का वीडियो है, और इसमें द्विवेदी युग में जो है सबसे पहले महान राइटर, महान कवि जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, उसको आज हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं।
ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ने एक प्रश्न आप लोगों के लिए आता है। तो साथियों देखिएगा, पहले तो इनका जन्म भी आपको याद रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है मेरे साथियों। साथियों ये जो चीज मैं एक एक चीज में आपको बता रहा हूं, अगर आप पहली बार वीडियो को देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैंने आपको आदि काल, भक्ति काल, रीति काल कंप्लीट कर दिया है और भारतेंदु युग भी कंप्लीट कर दिया है। ये द्विवेदी युग चल रहा है साथियों, ठीक है। और द्विवेदी युग में ये पहले राइटर हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में रायबरेली में हुई थी साथियों। इनका जन्म स्थान कौन सा है? दौलतपुर है, जिला रायबरेली है जो यूपी में पड़ता है। इनके पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी। साथियों इनके जो पिता का नाम है वो था राम सहाय द्विवेदी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, इनके द्वारा रचित मौलिक इनके द्वारा रचित मौलिक जो खुद ने लिखे हैं और दूसरों के अनुवाद जो इन्होंने किए हैं, गद्य पद्य रचनाओं की जो संख्या लगभग इनकी 80 के आसपास रही है साथियों। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उनकी मौलिक और अनुदित जो गद्य पद्य रचनाओं की संख्या है लगभग 80 के आसपास बताई गई है मेरे मित्रों, आपको याद रखनी है। अब इनकी मौलिक रचनाओं पर चलते हैं। इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहले इनकी रचना आती है काव्य मंजूषा, किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। दूसरी आती है सुमन 1923 में लिखी गई। कान्य कुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मौद, कविता कलाप, नागरी थेरी, ये दशा। तो इस तरह से ये मौलिक रचनाएं हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला, संपत्ति विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मौद, कविता कलाप और नागरी थेरी, ये दशा। ये इनकी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है मौलिक रचनाएं रही है मित्रों। तो इस तरह से आपको एक एक रचना के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी मौलिक रचना है और कौन सी इनकी अनुदित रचनाएं हैं। साथियों जो अनुदित रचनाएं हैं वो देखिए कौन सी है। कुमार संभव सा, ऋतु तरंगिणी और गंगा लहरी, ये इनकी अनुदित रचनाओं में गिनी जाती हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना नहीं है, इस तरह से, या फिर अनुदित रचना है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक रचना है या मौलिक रचना नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही इनके प्रसिद्ध लेख भी हैं। अब लेख कौन कौन से हैं? इन्होंने लिखा है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ऐसा इन्होंने सरस्वती में एक लेख लिखा। दूसरा लेख था आर्य समाज का कोप, ये भी 1914 में सरस्वती में लिखा। आगे बात करते हैं मित्रों, ब्रजभूषण भट्टाचार्य। ब्रजभूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख जो है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। साथियों जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने भुजंग भूषण भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से जो है एक लेख सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया था। वो था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख इन्होंने जो है भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साथियों विशेष तथ्य मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, जो भी मैं विशेष तथ्य आपको बताता हूं उन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए पहली बात यह है, ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्मवेद गुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाओं को छपवाते थे या छापते थे भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। दूसरी बात आती, इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहा। तो साथियों ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को क्या कह के पुकारा था? ज्ञान की राशि का संचित कोष कह के पुकारा है। आगे पढ़ते हैं। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही दिया जाता है। इन्होंने अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आजीविका चलाने के लिए
रेलवे में नौकरी भी करी थी। साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से रेलवे में नौकरी किस कवि के द्वारा की गई थी? तो वो याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई थी। तथा कुछ कारणवश त्यागपत्र देकर के शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कर दिया गया था। आगे बात आती है, ये इनकी वीआईपी बात है साथियों, ये इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1903 से 1920 तक के ये सरस्वती पत्रिका के क्या रहे थे? संपादक रहे। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, वो 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये रेलवे में नौकरी करते थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। हिंदी समालोचना स्थापित करने का श्रेय है वो भी इनको दिया जाता है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से इन्होंने संस्कृत पत्रिका में लेख छापे, ये भी आपको याद रखना है। ये कवि हैं, आलोचक हैं, निबंधकार हैं, अनुवादक हैं और संपादक भी रहे हैं। इतने सारे जो है कैरेक्टर इनके द्वारा निभाए गए हैं। कवि रहे, आलोचक रहे, निबंधकार रहे, अनुवादक रहे, संपादक रहे। ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बड़ा काम किया है। और इनके नाम पर पूरा एक जो है एक काल का एक भाग पूरा हिंदी साहित्य इतिहास का लिख दिया गया है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य पद्य की भाषा के परिमार्जन करता, आधुनिक काल में हिंदी गद्य पद्य भाषा के परिमार्जन करता जो है आचार्य द्विवेदी को ही माना जाता है। संपत्ति शास्त्र जो है इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक रही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र से संबंधित नियम इनकी पुस्तक कौन सी है? संपत्ति शास्त्र है। देखो, संपत्ति अर्थशास्त्र में आती है, तो इस तरह से भी आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित किया गया है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनावली है वो 15 खंडों में विभक्त है और संपूर्ण साहित्य इनका उसमें लिखा गया है। आगे बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है। इन्होंने हमेशा जो भी साहित्य है उसको सरल बनाने की कोशिश करी है और असलियत रखा है, उसमें तड़क भड़क चीजें या मनगढ़ंत चीजें बहुत कम डालने की कोशिश करी है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा गया है। इसमें असलियत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी है वो इन्होंने ओरिजिनलिटी इसमें रखी है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में करी है। मित्रों, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्या कहते हैं ये? करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। साथियों, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए जो बहुत बड़ी बात लिखी है, तो ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो किसने बोला है? मैथिली शरण गुप्त ने बोला है। और महावीर यहाँ जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आया है, ऐसा कहा है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। जैसे तुलसीदास ने महावीर अनंत हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की है, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कृपा से साकेत की रचना की है। साथियों, यही चीज मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जिस तरह से भगवान अर्थात हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना करी, वैसे ही साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से करी थी, ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। आगे बात करेंगे मेरे मित्रों। देखिए साथियों, नोट्स बहुत अच्छे हैं। आप एक एक वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को देख करके सारे नोट्स बनाइए। एक पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इस तरह से देखिए। मैंने काल वाइज वीडियो जो है नंबर डाले हुए हैं। जैसे मान लीजिए आदि काल है, उसमें 1 2 3 4 5 10 तक वीडियो है। उसके बाद में फिर भक्ति काल आ जाता है, उसमें भी 1 2 3 4 से शुरू है। फिर उसके बाद में रीति काल आ जाता है। रीति काल को मैंने स्टार्टिंग वीडियो 1 2 3 4 ही दिया है नाम। इस तरह से फिर साथियों भारतीय हिंदू युग में भी मैंने 1 से स्टार्ट किया। अब आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इसमें भी जो है मैंने 1 से ही स्टार्ट किया है साथियों। इस तरह से वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, बस आप जुड़िए चैनल से, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण समत
रूप प्रदान किया है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और अच्छे नोट्स हैं साथियों, मैं कहूँगा जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उससे बढ़िया कोई नोट्स नहीं होते, क्योंकि इनमें मेहनत होती है जिसने भी ये लिखे हैं। तो मेरे द्वारा ये नोट्स लिखे गए हैं, मैंने मेहनत करी है इनमें, अच्छे लगेंगे आपको, बस एक बार पढ़िए आप। इनका हिंदी में योगदान एक सर्जक के रूप में नहीं बल्कि एक चिंतक, नियामक और दिशा निर्देशक के रूप में हुआ है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर स्थापित किया है। इन्हें खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है। मित्रों, ये भी वीआईपी लाइन कि जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। आगे है, द्विवेदी जी को हिंदी का जॉनसन भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखना, हिंदी का जॉनसन कह के किसको पुकारा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को पुकारा जाता है। आगे है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये बात किसके द्वारा लिखी गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम क्या है? कविता है, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। मित्रों, दूसरे कवि, दूसरे राइटर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थात द्विवेदी काल में। मैथिली शरण गुप्त, देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैथिली शरण गुप्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त से भी कितने ही क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ है वो 1886 में हुआ है। इनका जन्म भी आपको याद रखना है। मैं जिन जिन के बारे में आपको बताता हूँ इनका जन्म याद रखिए, तो उनका रखना ही है मेरे मित्रों। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 1886 में हुआ है। आपको नोट्स कैसे लगे हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर जरूर किया करें मित्रों, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और तो कुछ भी नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ है वो 1886 में हुआ। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई है। इनका जन्म जो है ग्राम चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ मैथिली शरण गुप्त का। इनका जो मैथिली शरण गुप्त का जो मूल नाम है वो है मिथिलादीप या नंदिनी शरण, ये इनके मूल नाम रहे हैं। मिथिला अदीप और नंदिनी शरण इनके मूल नाम थे, किसके? मैथिली शरण गुप्त के। मैथिली शरण गुप्त के पिता जो थे वो सेठ रामचरण गुरु रहे हैं और काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। साथियों, जो मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। चलिए बढ़िया आगे। अब मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इनकी बहुत मायने रखती है इनकी रचनाएं, आपको ढंग से याद रखनी है। साथियों देखिए, इनके द्वारा रचित मौलिक ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है। यहाँ पर केवल मैं मुख्य ग्रंथ लिख रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने जो है रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925 में, त्रिपतगा 1928, साकेत 1931 में, यशोधरा 1933 में, द्वापर 1936 में, नहुस 1940 में, कुणाल गीत 1942 में, काबा और करबला 1942 में। साथियों, ये सारी की सारी रचनाएं, मौलिक रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। लगभग 40 संख्या मानी गई है, लेकिन यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाओं के नाम मैंने लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा रंग में भंग पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की रही है? तो आपको इन रचनाओं के बारे में नाम याद होने चाहिए। देखो, रचनाएं याद कैसे होती है, बार बार जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पेज नंबर तक भी याद हो जाते हैं कि किस पेज पर लिखी हुई है, किस राइटर में ये रचना लिखी हुई है, ये हमें बार बार पढ़ने से याद होगी साथियों। कोई भी सीख करके नहीं आता, कोई किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुआ और उसको वहीं से रचनाएं याद है, ऐसा नहीं होता है। मित्रों, जब भी आप इनको पढ़ो तो थोड़ा मनन करें, सोचें कि ये किसकी रचना है। फिर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लगाइए, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़िए, फिर आपको मजा आएगा, अच्छे से रचनाएं आपको याद हो जाएगी। साथियों, जो मोटिवेशनल वीडियो मेरे द्वारा डाले जाते हैं उनको भी आप जरूर देखा कीजिए, उससे भी आपको हिम्मत आएगी, आप उनसे भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं एक बार और पढ़ लेते हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, अनग, त्रिपतगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, कुणाल गीत, काबा और करबला, ये सारी की सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रही हैं। और भी हैं देखिए,
पृथ्वी पुत्र, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णु प्रिया, अर्जन और विसर्जन और झंकार। इतनी सारी रचनाएं तो मैंने लिख दी है। 40 मानी गई थी, 20 तो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता दिए। देखिए साथियों, विषय वस्तु की दृष्टि से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। राम संबंधी जो है वो कौन, राम से संबंधित जो रचना है इसकी मैथिली गुप्त की साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणी। इन तीनों रचनाओं में भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन किया गया है। साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणी राम से संबंधित रचनाएं रही हैं। कृष्ण भगवान से संबंधित इनकी रचना द्वापर रही है। वैष्णव संबंधित विष्णु प्रिया रही है। बौद्ध मत संबंधी इनकी यशोधरा और अनक इनकी रचना रही। सिख धर्म से संबंधित इनकी रचना गुरुकुल रही है। इस्लाम से संबंधित काबा और करबला रही है। महात्मा गांधी से संबंधित इनकी रचना अंजलि और अर्धे रही है साथियों। तो इस तरह से विषय वस्तु से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी रही, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो राम से संबंधित साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणी इनकी रचनाएं रही। साथियों, बहुत ही सटीक तरीके से लिखे गए नोट्स हैं। प्लीज आप मेहनत कीजिए, इनको लिखिए और इनसे नोट्स बनाइए। मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट नोट्स तो आपको नहीं मिलेंगे साथियों। उसके बाद में है मुक्तक काव्य कौन कौन से रहे हैं। प्रबंध काव्य, स्वदेशी संगीत और मंगल घट इनके मुक्तक काव्य, मुक्तक भाषा में लिखे गए काव्य हैं। गीति काव्य कौन कौन से, गीति शैली में लिखे गए झंकार, विश्व वेदना, अंजलि तथा साकेत। नाट्य शैली में तिलोत्तमा और चंद्रहास इनका नाट्य शैली में। गीति नाट्य शैली में अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास इनका नाटक रहा है। प्रबंध काव्य शैली में साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा और पंचवटी। साथियों देखिए कौन कौन से किस किस शैली में लिखे गए हैं, ये भी चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आप लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्यों की संख्या लगभग 19 रही है। ये आपको याद रखना है। इनके दो महाकाव्य थे, एक है साकेत और दूसरा है जय भारत। ठीक है। देखिए साकेत जो है 1931 में लिखा गया है। इसमें कुल 12 सर्गों में का महाकाव्य लिखा गया है जो प्रबंध शैली में है। यह साकेत नारी चेतना संबंधी महाकाव्य है। साथियों ये दद्दा के उपनाम से जाने जाते थे। कौन, मैथिली शरण गुप्त को दद्दा उपनाम से भी जाना जाता था। ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया। इन्होंने हरि गीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो हरि गीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया। गुप्त जी ने पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे। कौन से पत्र में, वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचना छपवाते थे। किंतु सरस्वती में अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में लिखी कविता सरस्वती पत्रिका को भेजी, किंतु ये कविता सरस्वती में नहीं छपी। और द्विवेदी जी ने पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविता ही छापते हैं, तथा ये भी लिखा कि रसिक केंद्र बनने का जमाना लग गया है। ऐसा रसिक केंद्र बनने का जमाना लग गया है, ऐसा जो है इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिख करके बताया गया। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े कवि रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि गुप्त जी ने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया है। इसमें इसके हेमंत नामक कविता खड़ी बोली में लिख करके सरस्वती को भेजी। इसमें द्विवेदी जी ने कुछ फेर बदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम से सरस्वती में हेमंत नामक जो कविता है उसको छाप दिया था। आगे बात करते हैं। गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली जो कविता है वो हेमंत नाम से 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई। गुप्त जी के पहले काव्य रचना रंग में भंग एक लघु खंड काव्य था, 1909 में प्रकाशित हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत ये जेल भी गए थे मैथिली शरण गुप्त 1941 में। आगे बात करते हैं। गुप्त जी के पहले महत्वपूर्ण प्रसिद्ध काव्य रचना जो रही है वो भारत भारती रही है। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था, एवं इसी रचना के लेखन के कारण इनको जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि भी कहा था। तो भारत भारती जो रचना है उस पर इनको 1912 में ये रचना लिखी, इस कारण इनको जेल जाना पड़ा। और गांधी जी ने इनको भारत भारती पर ही राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी थी। गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 में काशी में महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी साथियों। किस, भारत भारती रचना पर।
आगे है, इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी, परंतु द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना थी साकेत, जो 1931 में प्रकाशित हुई थी। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पर सिद्ध हुई। इनके अनुज थे सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के जो भाई थे, छोटे भाई, वो थे सियाराम शरण गुप्त, भी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। आगे बात करते हैं, साकेत जो है उर्मिला के जीवन वृतांत पर आधारित एक महाकाव्य है, जिसमें नवम सर्ग और व दसम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। नवे और दसम सर्ग में साकेत उर्मिला पर लिखा गया एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इनके जीवन वृत्त पर लिखा गया है। नवम और दसम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। बात करते हैं यशोधरा। यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध के महावीर निष्क्रमण की घटना पर आधारित एक चंपू काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है जो महात्मा बुद्ध के महावीर निष्क्रमण की घटना पर लिखा गया है। तो मित्रों, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, प्लीज आप नोट्स बनाइए, याद कीजिए, बार बार पढ़िए। आगे है, भारत भारती राष्ट्र प्रेम के भाव से ओतप्रोत रचना है, जिसे अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था और भारत भारती परिमित गुप्त को जेल भी जाना पड़ा था। जयद्रथ वध जो है गुप्त जी का खड़ी बोली में लिखित जो है प्रथम खंड काव्य रहा है साथियों। इसे खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य भी माना जाता है। जयद्रथ वध को खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य माना जाता है और गुप्त जी का खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की बहुत तगड़ी तगड़ी पंक्तियां हैं साथियों। किस काव्य से ली गई है ये चीज भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो पहली पंक्ति पर बात करते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ये पंक्ति किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने। कहाँ से लिए? यशोधरा से। आगे है, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये भारत भारती से ली है। आगे है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। ये पंचवटी से ली है। ये सब सारी की सारी लाइनें जो है मैथिली शरण गुप्त की लिखी गई है किसी न किसी रचना के अंतर्गत। फोर्थ नंबर पर है, मनोरंजन न केवल कवि कर्म होना चाहिए। ये भारत भारती से ली गई लाइन है। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भारत भारती से ली गई है। सखी प्रेम दोनों ओर पलता है, ये साकेत से। रे मन आज परीक्षा तेरी, ये भी साकेत से। फिर आगे, सके वे मुझसे कह कर जाते, ये यशोधरा से लिए ये पंक्ति। ठीक है, आगे है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। दसवा है, सके नील नभ सर उतरा ये हंस आहा, अधिकार खोकर बैठा ये महा दुष्कर्म है। जयद्रथ वध से लिए, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सारी की सारी पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं मित्रों। सबको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है कि कौन सी पंक्ति किस राइटर की है। तो बहुत बढ़िया नोट्स हैं साथियों। तो मैंने आज आपको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश से बात करेंगे। तो मित्रों, आपको कैसे लगे नोट्स जरूर बताइएगा। आप लिख रहे हो तो जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। इसलिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों देखिएगा, पहले हमने दो राइटर पढ़ लिए हैं। मैथिली शरण गुप्त हमने पढ़ लिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमने पढ़ लिया है। हम लोग यहाँ पर तीसरे राइटर की ओर चल रहे हैं द्विवेदी युग में। देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इनका जन्म भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इनका जन्म हुआ था, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ 1865 में, इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु हुई है 1947 में। मित्रों, आपको याद होना चाहिए,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? निजामाबाद, और जिला था आजमगढ़। ठीक है। इनके प्रमुख उपन्यास, उपन्यास में से इनका एक प्रश्न जरूर आता है साथियों, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इनके जो उपन्यास हैं, सबसे मेन जो उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ, जो 1899 ईस्वी में लिखा था, इनके द्वारा प्रकाशित हुआ था। और दूसरा है अध खिले फूल 1907 में। और वेनिस का बांका जो है इनका तीसरा उपन्यास, जो अनुदित है साथियों। तो सबसे मेन उपन्यास जो है हरिऔध का ठेठ हिंदी का ठाठ, और अध खिले फूल, और वेनिस का बांका, ये उपन्यास इनके बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो यह आपको इनकी याद ही रखनी पड़ेगी साथियों, तीनों उपन्यास। आगे बात करते हैं साथियों, कृष्ण चरित्र संबंधी जो रचनाएं हरिऔध जी के द्वारा जो लिखी गई, कौन कौन सी रही हैं। एक तो है कृष्ण शतक, जो 1882 में। और एक प्रद्युमन विजय, इनका नाटक है, जो 1893 ईस्वी में रहा। और एक है रुक्मिणी परिणय, नाटक है, जो 1894 ईस्वी में रहा है। मित्रों, ये तीनों के तीनों जो रचनाएं लिखी है, वो कृष्ण चरित्र संबंधी रचनाएं हैं, हरिओध जी के द्वारा लिखी गई है। एक तो ये कृष्ण शतक है, एक प्रद्युमन विजय जो नाटक है, और रुक्मिणी परिणय इनका नाटक रहा है। साथियों, अगली बात करेंगे यहाँ पर, जो हरिओध जी की जो श्रृंगारिक रचनाएं रही हैं, अलग अलग भागों में मैंने बांटी हुई है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसमें ब्रीफ किया हुआ है कि कौन सी रचना इनकी श्रृंगारिक है, कौन सी रचना इनकी कृष्ण से संबंधित है, कौन सी इनके उपन्यास है। अलग अलग तरीके से मैंने लिखा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनको अलग अलग डिवाइड करने में। साथियों, श्रृंगारिक जो रचनाएं रही हैं हरिओध जी की, वो है रसिक रहस्य, दूसरी है प्रेयंबु वारिधि, तीसरी है प्रेम प्रपंच, चौथी है रस कलश, पांचवी है प्रद्युन प्रद्युम प्रसून, और छठे नंबर पर है चुभते चौबते, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, फिर है पारिजात, फिर है कल्पलता, फिर है ग्राम गीत, और फिर है अरियोग सत्सई, और फिर है मर्म स्पर्श। तो साथियों, ये पूरी की पूरी रचनाएं जो रही है, वो इनकी श्रृंगारिक रचनाएं रही हैं। तो आपको इस तरह से रजिस्टर में नोट कर लेना है, और बार बार फिर पढ़ना है साथियों। तगड़ी रचनाएं हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। अगली बात करेंगे मित्रों, यहाँ पर तीसरे नंबर पर रामचरित्र से संबंधित जो रचना थी, वो थी वैदेही वनवास। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वैदेही वनवास कब लिखी गई? 1940 में। और वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये रचना जो है हरिओध जी की रचना है। और कौन सी किससे संबंधित है? रामचरित्र से संबंधित रचना है। आगे बात करते हैं साथियों, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, इनकी महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है। कौन कौन सी? प्रिय प्रवास, पारिजात, और वैदेही वनवास, महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं। आपको अच्छी तरह से ये भी ध्यान रख लेना है। मित्रों, आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो हरिओध जी का प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, एक प्रबंध काव्य है, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है, उसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें दिया गया, इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें लिखा गया है। तो प्रिय प्रवास के अंदर क्या क्या बात है, या प्रिय प्रवास के अंदर कौन सी बातें लिखी गई है, तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी है कि प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर के जो मथुरा प्रस्थान तक का जो वर्णन है, वो प्रिय प्रवास में किया गया है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। आगे बात करते हैं, इसे यह वज्रांगना विलाप नाम से लिखना चाहते थे। किस नाम से लिखना चाहते थे प्रिय प्रवास को? वज्रांगना विलाप नाम से लिखना चाहते थे हरिओध जी। ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, इनको इनको अपूर्व साहित्य साधना के कारण कवि सम्राट भी कहा जाता है। अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको क्या कहा गया? कवि सम्राट कहा गया। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है साथियों। कितने सर्ग है प्रिय प्रवास में? 17 सर्ग है। पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया था। टेट हिंदी का टाठ उपन्यास की रचना इन्होंने जॉर्ज ग्रेसन के अनुरोध पर करी थी। तो जॉर्ज ग्रेसन के अनुरोध पर जो उपन्यास लिखा था, वो था ठेठ हिंदी का टाठ।
साथियों अगले जो राइटर आते हैं वो हैं श्रीधर पाठक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ, मृत्यु 1928 में हुई। इनका जन्म स्थान था जौंदरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में ये इनका जन्म हुआ। श्रीधर पाठक की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें से ही पूछी जाती है साथियों, तो इनको ऐसा क्या ऐसा है आप लोग लिख लीजिएगा। और साथियों जरूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, और आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आपको बताना है। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। साथियों आपका कमेंट जब आता है कि सर बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, साथियों मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मैं वीडियो बनाने के लिए लालायित हो जाता हूँ कि यार ये वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। तो साथियों जो श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं, प्रबंधात्मक काव्य कौन कौन से हैं? एकांतवासी योगी। अब एकांतवासी योगी 1886 में लिखा गया, इसके अंदर क्या है ये बात जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ के द्वारा हर्मिट का हिंदी अनुवाद है साथियों। तो गोल्ड स्मिथ ने हर्मिट लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया। अगला है उज्जड़ ग्राम। साथियों 1889 में यह लिखा गया। अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ का ही डेजर्टेड विलेज जो है उसका हिंदी अनुवाद है उज्जड़ ग्राम साथियों, ये भी श्रीधर पाठक ने लिखा। श्रांत पथिक जो है अंग्रेजी साहित्यकार थे गोल्ड स्मिथ, उनका द्वारा रचित ट्रेवलर जो है उसका हिंदी अनुवाद है श्रांत पथिक। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर बात आती है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है साथियों, जो श्रीधर पाठक ने लिखा है, वो संस्कृत के राइटर कवि या कालिदास, उनका नाट्य रचना का हिंदी अनुवाद किया है साथियों ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास के लिखा गया था संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया है साथियों। फिर आता है मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं। श्रीधर पाठक की मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी है? जगत सच्चाई सार, फिर है काश्मीर सुषमा, और आराध्य शोकांजलि। ये रचना इन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखी थी, आराध्य शोकांजलि। इसके बाद में देहरादून, ये भी श्रीधर पाठक की रचना है। भारत गीत, और मनोविनोद, और वनाष्टक, और भारत उत्थान, ये पूरी की पूरी रचनाएं श्रीधर पाठक की रही है साथियों। आप इनसे अपने नोट्स बनाइए और बार बार इनको पढ़िए, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। मित्रों फिर देखिए आगे, आगे लिखा है इनके द्वारा जगत सच्चाई सार, सुतरे साइयों के सदुकड़ी ढंग पर लिखा गया है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसको भेद। यह 51 पदों की एक लंबी कविता लिखी गई है, जगत सच्चाई सार। साथियों स्वर्ण वीणा में प्रोक्त सत्ता के रहस्य संकेत मिलते हैं, और श्रांत प्रतीक रचना में रोला छंद की प्रधानता देखने को मिलती है साथियों। विशेष तथ्य वाली बात यहाँ पर की गई है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। विशेष तथ्य में खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखा है श्रीधर पाठक। डॉक्टर नगेंद्र ने खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक को माना है। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही लिखा है साथियों। श्रीधर पाठक को जो है स्वच्छंदवादी काव्यधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है साथियों। श्रीधर पाठक ने जो है मनोविनोद, उज्जड़ ग्राम, और काश्मीर सुषमा आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है मित्रों, ये बात आपको याद होना चाहिए। मनोविनोद, उज्जड़ ग्राम, और काश्मीर सुषमा, इन तीनों रचनाओं में जो है श्रीधर पाठक के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं इनके द्वारा, यानी कि श्रीधर पाठक के द्वारा खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। हिंदी प्रेमियों में यह प्रकृति के उपासक कवि के नाम से जाने जाते हैं। जो हिंदी प्रेमी कवि हैं उनमें प्रकृति के उपासक कवि के नाम से श्रीधर पाठक को जाना जाता है मित्रों। बहुत तगड़े नोट्स हैं यार, आप जरूर लिखिए और पढ़िए। गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का जो श्रेय है वो भी श्रीधर पाठक को ही दिया जाता है। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है मित्रों। अगले राइटर हैं यहाँ पर नाथूराम शर्मा शंकर। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म भी 1859 में हुआ था, और जिला अलीगढ़ था यूपी के अंदर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं गर्भ रंडा रस से, कौन सी रचना थी इनकी? गर्भ रंडा रस से। किसके? नाथूराम शर्मा शंकर की जो प्रमुख रचना थी वो थी गर्भ रंडा रस से। ये एक प्रबंधात्मक काव्य श्रेणी के हास्य व्यंग्य रचना मानी जाती है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा और देव मंदिरों में होने वाले दुराचार पर प्रकाश डाला गया है गर्भ रंडा रहस्य पर। अगली रचना इनकी है शंकर सर्वस्व, फिर है शंकर सरोज, और फिर है अनुराग रत्न। साथियों गर्भ रंडा रहस्य पर प्रश्न पूछा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए।
विशेष तथ्य में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती है। विशेष तथ्य में क्या क्या है देखिएगा। हिंदी साहित्य में ये कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किए गए थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इनको जो है कविता कामिनी कांत कहा गया, भारतेंदु प्रगेंदु कहा गया और साहित्य सुधाकर भी कहा गया है साथियों। ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इनकी रचनाएं प्रारंभ में ब्राह्मण पत्रिका में और बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी। ये पहले ब्राह्मण पत्रिका में छपी, बाद में सरस्वती पत्रिका में छपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये प्राय अतिशोक्तिपूर्ण कविताएं लिखा करते थे। ये क्या कौन सी कविताएं लिखते थे? अतिशोक्तिपूर्ण कविताएं लिखा करते थे। अगले राइटर आते हैं साथियों राम नरेश त्रिपाठी। जो राम नरेश त्रिपाठी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। चलिए साथियों, धन्यवाद आप सभी को। मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो आज का जो राइटर है हमारा वो राम नरेश त्रिपाठी है। और राम नरेश त्रिपाठी के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो अच्छे राइटर हैं। द्विवेदी युग में करीब करीब सारे के सारे जो राइटर हैं वो आपको पढ़ने चाहिए और लिखने चाहिए। तो मित्रों शायद आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरी ऐसी आशा है। और बनाते रहिए साथियों। मैंने अब आपकी क्लासेस फिक्स कर दी है। एक क्लास आपकी हिंदी साहित्य की मिलेगी और एक क्लास आपकी व्याकरण की मिलेगी साथियों। तो चलिए देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म है वो 1881 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1962 में हुई साथियों। बस इनका जन्म याद रख लेना, मृत्यु की कोई जरूरत नहीं है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर था? कोइरीपुर जिला जौनपुर यूपी में। ये नहीं पूछा जाता है कि ये कहाँ के, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बस इनके बारे में थोड़ी सी जो रचनाएं हैं इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ये प्रमुख रचनाओं में से क्वेश्चन 100% आता है साथियों। और क्वेश्चन ये से ही पूछा जाता है कि इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मिलन, पथिक और स्वप्न इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना रही है। तो मेरे मित्रों आपको ऐसे भी याद रखना है कि इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना कौन कौन सी है। राम नरेश त्रिपाठी की बात कर रहा हूं साथियों में, तो कौन कौन सी है राम नरेश त्रिपाठी की प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं? मिलन, पथिक और स्वप्न। अब मिलन के अंदर क्या बात है, और इनको क्रम से भी आप याद रख सकते हो। तो मिलन 1917 में और पथिक 1920 में और स्वप्न 1929 में। अब मिलन के अंदर क्या है? विदेशी शासन से देशों द्वारा भाव, देश उद्धार का भाव है। विदेशी शासन से देश उद्धार का क्या है? भाव मिलता है किसमें? मिलन इनकी जो रचना है उसके अंदर। पथिक रचना में जो 1920 ईस्वी में लिखी प्रकाशित हुई, उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति प्राप्त हुई। ये पथिक रचना में हम लोगों ने देखा। स्वप्न इनकी रचना थी 1929 में साथियों। 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। मिलन, पथिक, स्वप्न इनकी कौन सी रचना है? प्रबंधात्मक रचना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से राम नरेश त्रिपाठी की प्रबंधात्मक रचना नहीं है। तो तीनों रचनाएं तो ये दी जाती है और कोई दूसरी रचना राम नरेश त्रिपाठी की ही दे दी जाती है। तो मिलन, पथिक और स्वप्न। स्वप्न में पथिक मिलन मतलब मिला, स्वप्न में पथिक मिला। इस तरह से भी आप कोड वर्ड बना करके, ट्रिक लगा करके इसको याद रख सकते हो कि स्वप्न में पथिक मिला। तो मिलन, पथिक, स्वप्न इनकी रचनाएं हैं। स्वप्न रचना 1929 में लिखी प्रकाशित हुई। तो इसमें क्या बात थी? विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव। विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव इसमें देखा गया, लिखा इन्होंने। और उत्तराखंड और कश्मीर का वर्णन भी इनके द्वारा इसमें किया गया है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनकी रही है फुटकर रचनाएं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि मानसी जो है इनकी कौन सी रचना है, इनकी फुटकर रचना में कौन सी रचना आती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो फुटकर रचना जो है इनकी केवल एक ही रचना है, मानसी इनकी फुटकर रचना है। 1927 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें देशभक्ति,
प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह किया गया है। तो साथियों ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए मित्रों, 100% पता होनी चाहिए। ठीक है। तो साथियों अब इनके बाद में जो है विशेष तथ्य, मैं हर बार बोलता हूँ विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको विशेष तथ्य तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने हैं। तो क्या है इनके विशेष तथ्य में, इनके द्वारा रचित मिलन पथिक और स्वप्न रचनाएं काल्पनिक प्रेमाख्यान खंड काव्य की श्रेणी में आती है। इनके द्वारा जो रचनाएं थी और जिनको मैंने प्रबंधात्मक रचनाओं का नाम दिया, और फुटकल जो रचना है वो मानसी थी, उनमें से मिलन पथिक स्वप्न जो रचना है वो इनकी जो है काल्पनिक और प्रेमाख्यान खंड काव्य श्रेणी की रचना रखी गई है। तो मित्रों ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में इनकी बात करेंगे तो ये आती है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है साथियों। तो कविता कौमुदी किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसमें 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू और बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन किया है। तो ऐसी रचना जो कविता कौमुदी है जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत कविताओं का संकलन है। आगे बात करेंगे, इन्हें साथियों गांधी जी के द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा था। इनको साथियों गांधी जी द्वारा परिवर्तित, जो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया परिवर्तित असहयोग आंदोलन, उसमें इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये बात भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, वीआईपी बात है साथियों, वीआईपी। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कौन, राम नरेश त्रिपाठी जो है हिंदी के बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वीआईपी, वीआईपी लगा लो इस बात को, कि बाल साहित्य के साथियों ये क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर देखिए साथियों, इन्होंने कई वर्षों तक वानर या बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया था। कई वर्षों तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। राम नरेश त्रिपाठी तो जबरदस्त रहे भाई, बहुत खतरनाक व्यक्ति रहे राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। और राम नरेश त्रिपाठी के बारे में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बानर नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, बहुत इंपोर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद में स्वच्छंदता वाद का दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को ही माना है। तो स्वच्छंदता का जो है साथियों दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को ही माना है। किसके बाद में माना है, श्रीधर पाठक के बाद में माना है। साथियों राम नरेश त्रिपाठी ने सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली रचना खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे थे। कौन सी पत्रिका से प्रभावित हुए थे, सरस्वती पत्रिका से प्रभावित हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर के इन्होंने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ कर दिया था। कौन सी, खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मानसी जो है इनकी एक फुटकर कविताओं का संग्रह था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मानसी जो रचना है ये इंपॉर्टेंट है, फुटकर कविताओं का संग्रह रहा है। ये इनको आप अच्छे से याद कर लेना मेरे मित्रों, याद कर लेना। जबरदस्त बातें हैं सारी की सारी। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मैं इसी में लिख देता हूँ यहाँ पर, इनका एक उपन्यास वाली बात भी अपन कर लेते हैं कि इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। उपन्यास थे साथियों इनके वीरांगना और वीरबाला और लक्ष्मी। कौन कौन से उपन्यास थे इनके, वीरांगना, वीरांगना, ठीक है, दूसरा था वीरबाला, ये इनके उपन्यास थे जो इसमें लिखे हुए नहीं। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं वो था लक्ष्मी। तो ये वीरांगना, साथियों याद रखना, इनके उपन्यास भी रहे हैं वीरांगना,
वीरबाला और लक्ष्मी, ये इनके उपन्यास भी रहे हैं जो इसमें लिखे हुए नहीं थे, आप इनको याद कर लेना। इनके नाटक भी रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी ने। इनके नाटक कौन कौन से रहे हैं? पैसा परमेश्वर, ये भी आपको याद रखना है, पैसा परमेश्वर, पैसा परमेश्वर इनके नाटक हैं। दूसरा नाटक इनका रहा है सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा इनका नाटक है। और तीसरा है जयंत। ठीक है साथियों, जयंत इनका नाटक है जो 1934 में लिखा गया था। तो साथियों ये थे राम नरेश त्रिपाठी, इनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कई वर्षों तक इन्होंने बानर नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, बहुत तगड़ी पंक्ति, प्रसिद्ध कथन भी था इनका, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। बहुत तगड़ी पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, और ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो याद रखना साथियों, मैंने आपको बताई है फुटकर कविता में कौन सी है, कविता कौमुदी में क्या है, विशेष तथ्य बहुत याद रखने वाले हैं, प्रबंधात्मक रचनाएं कौन सी हैं, ये सारे के सारे हमने राम नरेश त्रिपाठी के बारे में बात करी है। अगले राइटर आते हैं यहाँ पर 7 नंबर पर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कौन से राइटर हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका जन्म हुआ था 1883 में, गांव था हड़ड़ा, जिला उन्नाव में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये इनमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये चिंता करने वाली बात भी नहीं है, इसलिए घबराने वाली बात भी नहीं है। गया प्रसाद गया प्रसाद जो शुक्ल स्नेही है, इनमें से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो याद यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिस राइटर को हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, उस राइटर से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, 1883 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हुई साथियों। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो उन्नाव, जो यूपी में ही पड़ता है, यार यूपी के सबसे ज्यादा राइटर हुए हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है वो कौन कौन सी हैं? कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी। प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसे तो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इनकी बहुत तगड़ी रचनाएं रही हैं। तो प्रेम पचीसी जो इनकी रचना थी साथियों, वो रचना प्रेम पचीसी 1905 में लिखी गई है। फिर आप जमा लेना पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है। साथियों प्रेम पचीसी इनकी 1905 में लिखी गई। और कृष क्रंदन इनकी जो है, कृषक क्रंदन इनकी जो है 1916 में लिखी गई, ईस्वी की बात कर रहा हूं साथियों। राष्ट्रीय वीणा जो इनकी है वो 1922 में लिखी गई। त्रिशूल तरंग, त्रिशूल तरंग इनकी 1919 में लिखी गई। इसके बाद में करुणा कादम्बनी, करुणा कादम्बनी जो रचना है साथियों, देखो कुसुमांजलि भी थी और प्रेम पचीसी भी थी। तो प्रेम पचीसी तो मैंने आपको बता दी है, और करुणा कादम्बनी का मेरे को मिला नहीं है कि कब लिखी गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और बता देता हूं मैं, इनकी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय मंत्र भी इसको कहा गया है। एक थी इनकी संजीवनी, कौन सी रचना थी? संजीवनी रचना थी। ठीक है, तो संजीवनी जो है इनकी रचना साथियों लिखी गई थी 1921 में। और कुसुमांजलि भी इनकी रचना रही है, कुसुमांजलि, कुसुमांजलि इनकी रचना थी साथियों, जो इनकी रचना लिखी गई थी 1915 ईस्वी में। तो ये मुख्य रचनाओं में इनकी गिनी जाती है, जो आपको याद रखना है। कृष क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इतने इंपॉर्टेंट तो राइटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यह श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों की कविताओं को स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं से, राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। ये बात आपको याद रखनी है।
भाई देखिए, जो भी श्रृंगार आदि परंपरा से युक्त कविताएं थी उनको स्नेही उपनाम से लिखते थे, और राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित जो कविताएं थी उनको त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, स्नेही उपनाम किसका है या त्रिशूल उपनाम किसका है। त्रिशूल उपनाम से राम स्नेही जो है, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है, कौन सी कविताएं लिखा करते थे, और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं को ये लिखा करते थे। मित्रों आगे बात करते हैं, इनके द्वारा सुकवि नामक एक काव्य पत्रिका का संपादन भी किया था। तो सुकवि पत्रिका किसकी थी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रही है। मित्रों इनकी प्रमुख पंक्ति है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत तगड़ी पंक्ति है मित्रों, और आ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फेमस पंक्ति है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एक जो है राष्ट्रीय कवि, एक राष्ट्रीय महाकवि के रूप में भी जाने गए हैं। राष्ट्रीय महाकवि के रूप में भी इनको जाना गया है, और एक बात है, इनको सुकवि के रूप में भी जाना गया है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को इसमें याद रख लेनी है मित्रों, ठीक है। तो दूसरी बात है कि ये सन 1966 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वारिधि उपाधि प्रदान करी थी। तो साहित्य वारिधि उपाधि भी इनको दी गई, साहित्य वारिधि, साहित्य वारिधि उपाधि भी इनको मिली थी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। इसके बाद में साथियों इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो कवि की बात सारी हो चुकी है। एक एक कवि, एक एक राइटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है द्विवेदी युग का। अब द्विवेदी युग के अन्य कवि कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे साथियों। जो और भी कवि थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन इनका नाम भी इसमें गिना जाता है। यह है राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दिन, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, पंडित रूप नारायण पांडे, पांडे पांडे बोलते हैं भाई इसमें, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, द्वारका प्रसाद मिश्र, और प्रताप नारायण पुरोहित, और केसरी सिंह बारट, अनूप शर्मा, और बाबू श्याम सुंदर दास। इस तरह से ये 17 राइटर भी जो है द्विवेदी युग से संबंधित रहे हैं मित्रों। तो द्विवेदी युग में इनका भी नाम गिना जाता है। तो द्विवेदी युग में जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रख लीजिए द्विवेदी युग में राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दिन, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, और पंडित रूप नारायण पांडे, पंडित रूप नारायण पांडे, और ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, द्वारका प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण पुरोहित, केसरी सिंह बारट, अनूप शर्मा, और बाबू श्याम सुंदर दास। ये इनके साथियों और भी अन्य राइटर रहे हैं, कवि रहे हैं साथियों। इनके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और एक ही साथ इनको पूरा खत्म कर देंगे। तो वो अगले वीडियो आएगा, उसमें आप तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसको पढ़िए साथियों। साथियों आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों। आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है, आप लोगों का ही प्यार है जो मैं इस तरह से मेहनत कर पाता हूँ। और मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी साहित्य का आता है, वो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों आप पढ़ रहे होंगे, अब ये द्विवेदी युग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कवि थे, जो राइटर थे, जो लेखक थे, वो तो हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। अब आते हैं इसमें थोड़े बहुत हल्के से कि उनसे कमजोर कवि, लेकिन इन्होंने द्विवेदी युग में ही अपना काम किया है, द्विवेदी युग में ही रहे हैं ये। तो ये बात मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये रहे आपके इम्पोर्टेंट कवि, जो हम लोगों ने थोड़े बहुत उनसे हल्के से कमजोर हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। तो साथियों ये बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छे हैं, इनमें से भी कोई ना कोई जरूर प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप निश्चित रूप से इनको भी अच्छी तरह से पढ़िए। जितना मैंने लिखा है बस उतना पढ़ लीजिए, इनके बारे में ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है बस, बाकी और कुछ भी ऐसा
नहीं है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से कवि हैं द्विवेदी युग के जो अन्य कवि में आते हैं। तो मैंने इनके बारे में आपको बता दिया था, इतने सारे कवि हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। 17 कवि मैंने यहाँ पर बताए हैं। देखिए सबसे पहला आता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। साथियों ये 1868 से लेकर के 1915 तक ये रहे हैं। आप ऐसे ही लिख लीजिए, बस इनकी कुछ कुछ राय जो कविताएं जो रचनाएं हैं उनको ही आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके बारे में ज्यादा कुछ आपको मैटर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण साथियों बहुत अच्छे वैसे तो राइटर रहे हैं। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत विश्वास कीजिए मेरा भी कि यही आप लोगों को पढ़ना है, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज यहाँ पर बताई है। ठीक है। तो राय देवी प्रसाद जो पूर्ण है ये 1868 से लेकर के, साथियों इनका जो समय है वो कभी कभी 1873 से 1920 भी मिलता है। 1873 ईस्वी से 1920 भी इनका समय मिलता है। इसलिए मैं दोनों ही बता रहा हूँ, आपको जो भी आए वहां पर देख लेना। तो इनकी जो मुख्य जो रचना है वो है धार धार धावन, धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय और वसंत वियोग। ये चार रचनाएं मुझे इनकी इंपॉर्टेंट लगी है। और अभी तक तो राय देवी प्रसाद पूर्ण से ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है, इस वजह से ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मृत्युंजय जो इन्होंने रचना लिखी थी साथियों वो 1904 में इन्होंने लिखी थी। 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो रचना धाराधर धावन जो है 1902 में इनकी जो रचना थी, ये 1902 ईस्वी की बात इसमें करी है। और एक है इनकी स्वदेशी कुंडल। जो स्वदेशी कुंडल है वो 1910 ईस्वी में इनकी बात करी है। और मृत्युंजय मैंने आपको बता दी है। वसंत वियोग का सन अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन 1906 ईस्वी के आसपास की ये बात बताई गई है। तो साथियों इनके बारे में ज्यादा कुछ थोड़ा सा ये याद रख लीजिए, ये जो है जबलपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जबलपुर एमपी के रहने वाले थे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसका ध्यान रख लेना, बाकी ज्यादा कुछ इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो याद रखना है इनकी रचनाओं के बारे में। दूसरे राइटर आते हैं रामचरित उपाध्याय। कौन है? रामचरित उपाध्याय। अन्य राइटर में बात कर रहा हूं मैं, मुख्य इंपोर्टेंट राइटर नहीं है ये। रामचरित उपाध्याय जो है साथियों, इनका जो समय 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इनका समय रहा है। इनकी जो सबसे मुख्य रचना है वो है राष्ट्र भारती। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, राष्ट्र भारती, जो आपको याद रखनी है। दूसरी है देवदूत और तीसरी है देवसभा। ये तीनों ही रचनाएं आप ढंग से याद रख कर लीजिए कि ये रामचरित उपाध्याय जी की रचना है। कौन कौन सी है? राष्ट्र भारती, देवदूत और देवसभा। ये आपको ध्यान रखनी है साथियों। इसके बाद में बात करेंगे, ये द्विवेदी युग के प्रमुख सुक्तिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के ये प्रमुख सुक्तिकार माने जाते हैं। मैं एक दो रचनाओं के बारे में और बता देता हूँ। इनकी एक दो रचना और थी। देवी द्रौपदी भी इन्होंने लिखी थी, तो फोर्थ नंबर पर हम लिख सकते हैं देवी द्रौपदी। कौन सी रचना थी? देवी द्रौपदी। ठीक है। पांचवें नंबर पर और भी अगर आप लिखना चाहो तो वैसे तो तीन ही इंपोर्टेंट हैं, ज्यादा कुछ इसमें और इंपोर्टेंट नहीं है। एक है रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि इनकी जो है ये भी रचना रही है। रामचरित चिंतामणि भी इनकी रचना रही है। छठे नंबर पर आप लिखना चाहो तो भारत भक्ति लिख सकते हो। भारत भक्ति इनकी जो है ये भी रचना रही है साथियों। तो इस तरह से ये छह रचनाएं हैं, लेकिन जो मुख्य इंपोर्टेंट रचना है वो तो ये तीन ही है मित्रों। घबराने की कोई बात नहीं है। और ये चीज आपको याद रखना है, जो रामचरित उपाध्याय थे वो द्विवेदी युग में क्या थे? एक प्रमुख सुक्तिकार थे। ये चीज आपको, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इनके ही द्विवेदी युग के ही कवियों में लाला भगवान दिन। जो लाला भगवान दिन थे साथियों, ये इनका समय है 1866 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक का इनका समय रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट लगी है वो ये चार रचनाएं इनकी रही हैं। सबसे पहली है वीर शत्राणी। वीर सत्राणी, वीर बालक,
सारी की सारी रचनाएं वीर नाम से ही हैं। तो लाला जो भगवान दिन है, भगवान तो हमेशा वीर होते ही हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो। वीर शतरानी एक प्रबंधात्मक काव्य है, वीर बालक भी प्रबंधात्मक है, और वीर पंचरत्न भी प्रबंधात्मक हैं। और नवीन जो है इनकी जो कविता है वो कविता संग्रह माना जाता है। और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नवीन बीन का, नवीन बीन कविता, यह रचना है नवीन बीन, ये कविता संग्रह के रूप में इनको गिना जाता है। तो साथियों ये अच्छे से इनकी याद रख लेना, लाला भगवान दिन की रचना है वीर शतरानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे ये जो नोट्स हैं साथियों, देखो मेरे पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मित्रों इनके अंदर बहुत मेहनत है। आप विश्वास के साथ नोट्स बनाइए, मेरे सारे वीडियो एक एक वीडियो देख करके नोट्स तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए उनको, बार बार पढ़िए उनसे। साथियों कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों, आपको कहीं भी किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बड़े अरे आप पैसे क्यों खर्च करते हो, मैं आपको फोकट सब कुछ देने वाला हूं आपको, बस आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। अगर आपने मेरे को पसंद किया है, मेरे को लाइक किया है, साथियों मेरे ऊपर विश्वास है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम आपके साथ हैं, बस आप चलने दीजिए धीरे धीरे। ठीक है साथियों, तो मैं आपके साथ हूं, घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी स्टेट में आता हो, मैं वहां पर हर प्रकार की चीज आपको देने के लिए तैयार हूं। आपको मजा नहीं आ जाए, गारंटी है, आप हजारों लोगों को बोलोगे यार इस चैनल से जुड़ जाइए, नाम रोशन कर दोगे अपने परिवार का। ठीक है, दीन से, दीन उपनाम से लेखन कार्य ये किया करते थे। किस नाम से? लाला जो भगवान दिन थे वो दीन उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे। इन्होंने लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किया है मित्रों। कौन सी पत्रिका का? तो लाला भगवान दिन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किया था। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अरे किताबें हजारों पढ़ी है, वहां से इंपॉर्टेंट चीज निकालना, अरे ये तो सबसे मेन बात होती है साथियों, जो आपको पक्के पकाई में दे रहा हूं। अरे आप पढ़िए तो सही, आप साथ तो दीजिए मेरा, फिर देखे अगर आपकी जिंदगी में चार चांद नहीं लग जाए ना, हमेशा चांदनी नहीं हो जाए, तो मेरी गारंटी है साथियों, आप पढ़िए तो सही, बस आपका साथ मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आगे है, फोर्थ नंबर पर है साथियों लोचन प्रसाद पांडे। अब लोचन प्रसाद पांडे का जो समय रहा है 1886 से लेकर के 1959 तक इनका समय है। इनकी जो प्रमुख रचना है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि, ये चार रचनाएं मुझे इनकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट लगी है। क्या नाम है? लोचन प्रसाद पांडे। अब लोचन प्रसाद पांडे 1866 से 1959 तक ये रहे हैं। ये भी एमपी के ही रहने वाले थे, और मैं आपको बता देता हूँ बिलासपुर के रहने वाले थे ये। कहाँ के रहने वाले थे? बिलासपुर के रहने वाले थे साथियों, ये एमपी में ही पड़ता है। और इनकी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना लगी है वो प्रवासी लगी है। प्रवासी जो रचना है, मेवाड़ गाथा भी है, महानदी भी है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रवासी है। इसको याद रखना, लोचन प्रसाद पांडे की ये चार रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इनकी और भी रचनाएं लोचन प्रसाद पांडे की, एक तो है वो पद्य पुष्पांजलि तो है सही, ये तो चारों रचनाओं में इनकी याद ही रखनी है आपको। नीति कविता भी इनकी है, और मृगी दुख मोचन भी इनकी है, लेकिन ये नहीं आती है भाई, मत पढ़िए इनके चक्कर में, ये सिलेक्टेड मैटर दे रहा हूं आपको। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। साथियों जो लोचन प्रसाद पांडे है उनको काव्य विनोद की उपाधि दी गई, और साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको दी गई थी। ये याद करने वाली चीज है साथियों, याद करने वाली बात है, नहीं मिलेगी चीजें साथियों। यार पता नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चैनल पर भटक रहे हैं यार। मेरे को यही समझ में नहीं आता, या तो मेरा ये जो मेहनत है पता नहीं पहुंच नहीं रही लोगों तक, लेकिन आप लोग पहुंचाने वाले हो यार। आपका कमेंट मुझे मिलना चाहिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, आप निश्चित रहिए, एक दिन आप सफल होगे, एक दिन आपका जो चैनल है बहुत ग्रो करेगा, आप निश्चित रहिए। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा मैटर दे रहे हो, ये कमेंट आपका मुझे आना चाहिए, ताकि साथियों मुझे मेरा जो प्रोत्साहन है वो बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े, ताकि मैं आगे और भी मेहनत कर सकूं। आप लोगों का साथ मुझे मिलना चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए, सर हम आपके साथ हैं, आप बस मेहनत
करिए और मेहनत करवाइए साथियों। तो ये मेहनत आपके साथ में करता रहूंगा। साथियों देखिए, मुकुटधर पांडे अगले राइटर आते हैं यहाँ पर। तो मुकुटधर पांडे भी अच्छे राइटर हैं, जो द्विवेदी युग में देखे गए हैं। द्विवेदी युग में इन्होंने भी अपना काम किया है। 1895 से लेकर के 1984 तक इनका समय रहा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है, पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार। तो ये आंसू तो इनकी पूछी गई है बहुत सी बार, और कानन कुसुम भी पूछा गया है। तो साथ ही मुकुटधर पांडे की ये याद रखना, कानन कुसुम और आंसू, ये दोनों तो आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, तो पूजा का फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार जो है इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको ही ध्यान रखनी है। तो पूजा का फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की रचना रही है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्य लोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां इनमें देखने को मिलती है। साथियों, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं कौन? मुकुटधर पांडे। और अगली बात है, छायावाद का पूर्व आभास इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद में छायावाद ही आएगा मित्रों, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगले जो राइटर हैं वो है गिरधर शर्मा नवरत्न। गिरधर शर्मा जो नवरत्न है वो झारा पाटन के रहने वाले हैं और झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं मित्रों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से राजस्थान के कवि कौन से हैं? राजस्थान के कवि इनमें से कौन से हैं? तो राजस्थान के कवि इनमें से गिरधर शर्मा नवरत्न रहे हैं, इनके बारे में ध्यान रख लेना। 1861 से 1881 से 1961 तक इनका समय रहा है, गिरधर शर्मा जी का। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं, झालावाड़ जिले के। इनकी जो मुझे सबसे अच्छी जो रचना लगी है वो है मातृ वंदना। और भी है इनकी रचनाएं गिरधर शर्मा, मातृ वंदना तो है से। हिंदी माघ भी इन्होंने लिखी है, दूसरी हिंदी माघ। हिंदी माघ भी इनकी रचना रही है। आपने देखा होगा संस्कृत में एक जो है शिशुपाल वध, दो सर्गों का अनुवाद अनुवाद है। शिशुपाल वध जो है संस्कृत में लिखा गया है। तो हिंदी माघ में जो है माघ कवि के द्वारा लिखा गया था। तो हिंदी माघ में शिशुपाल वध के दो भागों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, तो दो भागों का वर्णन इसमें हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं अब 7वें नंबर पर, पंडित रूप नारायण पांडे। जो पंडित रूप नारायण पांडे है वो 1884 से 1959 तक इनका समय रहा है। पंडित रूप नारायण पांडे का बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, और ऐसा ही देखा गया है। तो मित्रों, पंडित रूप नारायण पांडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं वैसे। 1884 से 1959 तक इनका समय रहा। और इनकी जो मुख्य रचनाएं रही हैं उनको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, मैं जो बता रहा हूँ। पराग 1924 में इन्होंने लिखी, वन वैभव, वन विहंगम, दलित कुसुम और आश्वासन, ये इनकी रचनाएं रही है। पराग इनकी इंपोर्टेंट थी। तो पराग को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, पंडित रूप नारायण पांडे की रचना रही है मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी कड़ी में। इनके द्वारा इंदु, माधुरी और नागरी प्रचारक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया गया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी रूप नारायण पांडे की? इंदु, माधुरी और नागरी प्रचारक, इन पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया है। चलिए 8वें नंबर के राइटर आते हैं ठाकुर गोपाल शरण। ठाकुर गोपाल शरण का जो समय है वो 1891 से 1960 तक रहा। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी माधवी और मानवी। दोनों रचनाएं इनकी इंपोर्टेंट है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इनमें। जो इंपोर्टेंट है वो मैं खुद ही अपने आप ही उसका बड़ा चढ़ा करके आप लोगों को लिखवा दूंगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर है मित्रों। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ये 1866 से 1932 ईस्वी इनका समय रहा।
ये चीज आपको लिख लेनी है और अच्छे से बार बार घोटो इनको, बार बार पढ़ो इनको, बार बार लिखो इनको। ठीक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसमें इंपोर्टेंट राइटर हैं। 1930 में कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापति रहे थे। 1930 में जो कलकत्ता में हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ था उसके सभापति ये रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र इनकी प्रमुख रचनाएं रही है साथियों। कौन कौन सी? हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी और हरिश्चंद्र। मित्रों आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसे ही लिखवाएंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर रत्नाकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं लिख लो। लिख लिया आपने, फिर याद तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। आप किसी भी कोचिंग पे जाइए, क्यों खराब कर रहे हो अपने पैसों को, क्यों बर्बाद कर रहे हो कहीं जाकर के? आपको इतने बढ़िया नोट्स में दे रहा हूँ, इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपका खुद का कमेंट आएगा, देख लेना अभी आपके साथ जब भी आप इनको पढ़ोगे। तो गंगा अवतरण जो है वो रोला छंद में लिखी गई रचना है। और उद्धव शतक 1929 में इन्होंने प्रौढ़तम काव्य कृति 118 छंद में ये इन्होंने लिखी थी। भ्रमर गीत परंपरा का काव्य इसके ऊपर लिखा गया है। साथियों ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि रहे हैं कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर को ये आरंभ में जो है जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो आरंभ में जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इनको भक्ति काल और रीति काल का एक समन्वय कवि माना जाता है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि इनको कहा जाता है। चलिए, इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को ही हठी और मूर्ख कहा था। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। साहित्य सुधा निधि पत्रिका का, मासिक पत्रिका का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा किया गया था। रत्नाकर का जो प्रिय छंद था वो था कवित। कवित जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रिय छंद रहा है मित्रों। आगे है 10वें नंबर पर इंपोर्टेंट द्विवेदी युग के इंपोर्टेंट कवि या राइटर रहे हैं सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न का जो है 1879 से 1980 तक इनका जो समय रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरंग, होरेशम और उत्तर रामचरित और मालती माधव। तो इनकी तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमरदूत, उत्तर रामचरित और मालती माधव ये इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और इनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है सत्यनारायण कवि रत्न को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कवि रत्न को जाना जाता है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछ लिया गया है कि सत्यनारायण जो कवि रत्न है उनको किस नाम से जाना जाता है? ब्रज कोकिल, या ब्रज कोकिल उपनाम किसका है? सत्यनारायण कवि रत्न का है साथियों। इन्हें जो है भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय कवि माना जाता है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी विशेष स्मरणीय जो तथ्य हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये अच्छे लगते होंगे मित्रों। आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, आपका लाइक रुकना नहीं चाहिए मित्रों। अगर मुझे देखो, आपसे ही तो मेरा प्रोत्साहन और उत्साह होता है साथियों। चलिए विशेष तथ्य में बात करते हैं। इस युग के पठित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने रामचरितमानस के अनुकरण पर अवधी भाषा में 7 सर्गों में कृष्णायन नामक प्रबंध काव्य की रचना करी थी। यानी कि द्विवेदी युग के जो कवि रहे हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, उन्होंने रामचरितमानस का अनुकरण किया और अवधी भाषा में 7 सर्गों में कृष्णायन एक प्रबंधात्मक काव्य लिखा। किसने? द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा। आगे बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे बात करते हैं लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे दोनों ही भाई थे। ये बात भी आपको याद रखनी। अब द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जो है द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि रहे हैं साथियों। अब प्रमुख जो रचनाकार हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं, उनको आपको सबको पता है। मैं एक साथ भी लिखता हूं तो आप यहां से एक साथ भी उनको याद कर सकते हो। तो चलिए, नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख रचनाएं थी अनुराग रत्नाकर,
अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व। तो गर्भरंडा रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है नाथुराम शर्मा शंकर की। यहाँ पर आपको यह भी पता लग जाएगा कौन से राइटर द्विवेदी युग के हैं और उन राइटर की कौन कौन सी कृतियां सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से एक साथ भी आप लोग लिख सकते हो। ये एक साथ लिखने के पीछे रीजन है, आपको बार बार पेज नहीं पलटने पड़े, बार बार आपको ऐसा नहीं करना पड़े कि याद नहीं हो रही, आप यहाँ देख करके कंटिन्यू याद कर सकते हो। श्रीधर पाठक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं द्विवेदी युग के। जगत सच्चाई सार, काश्मीर सुषमा, जॉर्ज वंदना, श्री गोखले प्रशस्ति और सांदे अटन और वनाष्टक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है कुमार संभव सार, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप और गंगा लहरी और नागरी तेरी यही दशा। ये मुझे इंपोर्टेंट लगी तो मैंने एक साथ लिख दिए साथियों। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो मतलब आपको एक जगह पर एक पेज पर सारी चीजें मिल रही है। देखो आप पहले डिटेल में पढ़ी, फिर शॉर्ट में मैंने कर दिया एक साथ। विशेष तथ्य जो मुझे लगते थे वो मैंने कर दिए हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास, वेदे वनवास, चौखे चौपदे, चुबते चौपदे, रस कलश और पर्दे प्रसून, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं रही। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं स्वदेशी कुंडल और मृत्युंजय रही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बरी रही है। आगे है साथियों मैथिली शरण गुप्त की जो है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, जय भारत, विष्णु प्रिया, द्वापर और झंकार, ये इंपोर्टेंट मैथिली शरण गुप्त की रही है। आपको एक जगह पर सारी रचनाएं मिल रही है, आप अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि ये किसने लिखी है। राम नरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी और कविता कौमुदी रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब द्विवेदी युग में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको एक साथ सजो करके मैंने आप लोगों के लिए परोस दिया है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक मानी जाती है। द्विवेदी युग की जितनी भी कविताएं, जितनी भी रचनाएं, वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक रही है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की जो प्रारंभिक रचनाएं ये वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित हुआ करती थी। कौन से पत्र में? वैश्योपकारक पत्र में। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर का जो है काव्येर उपेक्षिता नामक लेख जो है साकेत महाकाव्य में सृजन का प्रेरणा स्रोत रहा है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साकेत का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला रही है। पंचवटी में लक्ष्मण का चरित्र उत्कर्ष देखने को मिलता है। रंग में भंग जो रचना है 1909 में लिखी गई, इसमें राजपूती आन बान कथा का वर्णन किया गया है। देखो यार कितनी तगड़ी बातें लिखी गई हैं। आगे है यशोधरा, जो है खंड काव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से बढ़कर माना है। यशोधरा में एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है, जिसमें कुछ आलोचकों ने साकेत से भी बढ़कर माना। अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी हमें देखने को मिलती है। आगे है साथियों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 19 खंड काव्य लिखे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्य लिखे हैं। आगे है जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर सकता है। जयद्रथ वध की बात है। फिर है विष्णु प्रिया, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की युक्तता, नारी का त्याग और तप को इसमें विष्णु प्रिया में प्रदर्शित किया है, इसमें लिखा है। आगे बात करेंगे मित्रों मेघनाथ वध। मेघनाथ जो वध है वो मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना मानी जाती है। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली में पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है। प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ही ज्ञान राशि का संचित कोष कहकर पुकारा। श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका प्रारंभ में काशी से तथा बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संपादक जो है सबसे पहले चिंतामणि घोष, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर देवी
प्रसाद शुक्ल कब कब रहे हैं ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 1900 से 1903 तक चिंतामणि घोष, 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवी प्रसाद शुक्ल 1920 से 1947 तक रहे हैं। साथियों, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह भी आ जाती है, किसको क्या कहा जाता है। हिंदी का स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को कहा गया, हिंदी का बर्नार्ड शाह लक्ष्मी नारायण मिश्र को कहा गया, हिंदी का माउंटेन बाल मुकुंद गुप्त को कहते हैं, हिंदी का गोरखी जैनेन्द्र को कहते हैं, आधुनिक काल का भूषण श्याम नारायण पांडे को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर अपने रजिस्टर में नोट कीजिए और पढ़िए, बार बार चीजें याद हो जाएगी आपको। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा जो द्विवेदी युग है वो आज हमने समाप्त किया। मित्रों, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कैसे लगे नोट्स, मेरी मेहनत और आपके साथ में हमेशा रहूंगा। अगर आपने भी अगर मेरा हौसला अफजाई किया, आपने भी मेरा साथ अगर कंटिन्यू रखा, आपका साथ रहना चाहिए, बस मुझे हिम्मत मिलती रहेगी और मैं आपको आपकी जो आप चाहते हो वहां तक मैं पहुंचा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।